नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का सोशल साइंस का जैसे कि हम चैप्टर वाइज प्रश्न करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसमें हम सबसे पहले कुछ एग्जाम पॉइंट की बात करेंगे, उसके बाद उस पर आधारित कुल 15 प्रश्न जो है वो देखेंगे। इसके अलावा इससे पहले के सभी चैप्टर सोशल साइंस की सुपर टेट की कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, और साइंस के सभी हम प्रश्न करा चुके हैं ऑलरेडी, तो वो सभी चैप्टर आपको साइंस की एक अलग से सुपर टेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ एग्जाम पॉइंट की। तो जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है वो कहते हैं। मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है वो मकर रेखा कहते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं, ओवरऑल पृथ्वी बीच से आपकी जाती है विषुवत रेखा, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो जब आप 23.5 डिग्री कवर कर लेते हैं, तो यहाँ से जो आपकी रेखा जाती है उत्तरी, यहाँ पर लिखा है अक्षांश, तो कर्क रेखा होती है। इसी प्रकार नीचे की ओर आप आएंगे तो ये जो है आपकी मकर रेखा जो है वो हो जाएगी। यही जो है यहाँ पर लिखा है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अलग से एक चैप्टर वाइज भी हम पढ़ा चुके हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उसको भी अवश्य देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है। आगे बात करें तो पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण सूर्य जो है वो 21 जून को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को हम कह सकते हैं पर लंबवत जो है वो चमकता है। इसी को हम कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अगला पॉइंट है कि 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल और उत्तरी गोलार्ध में जो है वो शीतकाल होता है, और इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत संक्रांति जो है वो कहा जाता है। तो ये जो आप डेट देख पा रहे हैं, इस पर आधारित भी ऑप्शन बनाकर जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य जो कोणीय दूरी होती है, उसे जो है वो देशांतर जो है वो कहते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी में एक बार 3 जनवरी को सूर्य से सर्वाधिक पास 14.7 करोड़ किलोमीटर जो है वो आ जाती है, और इस स्थिति को उपसौर जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा अपसौर के बारे में नीचे लिखा है कि पृथ्वी वर्ष में एक बार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, जिसे अपसौर जो है वो कहा जाता है। तो उपसौर और अपसौर यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है कि समान चुंबकीय गति वाले जो स्थान हैं उनको मिलाने वाली रेखा आइसोगोनिक रेखा कहलाती है। ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत हिंद महासागर जो है उसके शीर्ष पर स्थित एक विशाल देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये अक्षांश और देशांतर के बीच जो स्थिति है भारत की, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है वो स्थित है। हिंद महासागर को लेकर ये लिखा था कि आप देखते हैं जो भारत है उसके दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है, तो आप कह सकते हैं जो हिंद महासागर है उसका जो शीर्ष भाग है उस पर स्थित एक विशाल देश है वो भारत है, तो उसी के बारे में ऊपर लिखा गया है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। तो पृथ्वी जो है उसका अक्ष अपने कक्ष तल से सदा एक ही दिशा में जो है वो 23.5 डिग्री जो है वो झुका रहता है। आगे बात करें तो 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा पर जो है वो सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जो है वो सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक की जो अवधि है उसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध के किसी न किसी भाग में सीधी पड़ती हैं। फिर है कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो है वो सीधी पड़ती हैं। जितने भी आप यहाँ पॉइंट देख रहे हैं इस पर सभी आधारित तभी हम आगे प्रश्न देखेंगे, तो ध्यान से समझते चलिएगा ताकि प्रश्न जो है वहाँ पर आप कर सकें। आगे है 23 सितंबर को सूर्य की किरणें पुनः जो है वो विषुवत रेखा पर जो है वो सीधी चमकती हैं। बात करते हैं कुछ अलग से पॉइंट, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री देशांतर को 1884 में वॉशिंगटन सभा में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो माना गया है। ये जो रेखा है वो प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। स्थिति अवश्य ध्यान रखिएगा, अवश्य पूछी जाती है। यदि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व को 180 डिग्री देशांतर पार करें तो 12 घंटे जो है वो जोड़ देंगे।
इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर से यदि पश्चिम को 180 डिग्री देशांतर पार करें तो 12 घंटे जो है वो घटाने होंगे। तो ये जो आप अंतर देख पा रहे हैं यही 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है इसीलिए जो है वो यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे कि पृथ्वी है 24 घंटे में परिक्रमा करती है। प्रत्येक स्थान पर जो है सूर्य के समान एक समय में तो रहती नहीं है, तो आप कह सकते हैं पृथ्वी पर किसी स्थान पर सूर्योदय सर्वप्रथम होता है, उसके विपरीत यदि बात करें तो उसका जो पश्चिम का स्थान है वहाँ 24 घंटे बाद सूर्यास्त को देखेगा। तो ये एक दिन का जो अंतर है आप देख पा रहे हैं, तो ये इसी को समझाने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की गई है। अगला देखते हैं पॉइंट स्थानीय समय, जिसे हम लोकल टाइम कहते हैं। तो स्थानीय समय वह समय है जो कि सूर्य के अनुसार प्रत्येक देशांतर पर जो है वो निकाला जाता है। जब सूर्य उस देशांतर पर लंबवत चमके तो उसे दोपहर का 12 बजे मान लेते हैं। इसी को हम स्थानीय समय जो है वो कहते हैं। स्थानीय समय पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर अलग अलग होता है और ये प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट के अंतर से जो है वो भिन्न होता है। तो ये तो हो गया आपका स्थानीय समय। एक और समय होता है जिसे हम कहते हैं प्रमाणिक समय या मानक समय, और इंग्लिश में स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। तो स्थान स्थान पर समय के अंतर के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय द्वारा प्रमाणिक समय की ओर जोर दिया गया। प्रमाणिक समय एक प्रमाणिक देशांतर का स्थानीय समय है जो कि एक चौड़ी पेटी में उस देशांतर के दोनों ओर जो है वो माना जाता है। प्रमाणिक समय मानने वाले क्षेत्र को समय क्षेत्र भी जो है वो कहते हैं। भारत में बात करते हैं तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय को मानक समय जो है वो माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट से जो है वो गुजरती है। ज़्यादा डिटेल में कहें तो इलाहाबाद के नैनी जो है वो क्षेत्र है। कुछ बड़े क्षेत्र वाले देश जैसे कि रूस, इनमें अपने 11 जो है वो मानक समय है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ कि भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, और जब ग्रीनविच में 12 बजे होते हैं तो भारत में जो है वो 5:30 जो है वो बजे होते हैं। तो ये सभी हो गए हमारे पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर जो है वो गुजरती है? मकर, कर्क, भूमध्य रेखा या प्रमुख भूमध्य। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। काफ़ी बार लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर भूमध्य रेखा टिक कर देते हैं और सोचते हैं कि जो पृथ्वी है उसके बीच से होकर भूमध्य रेखा जा रही है, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, और यहीं पर वो गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत पूछा गया है और भारत के लगभग आधे हिस्से से जो रेखा गुजरती है वो जो है वो कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। मैंने भी बताया था जब आप उत्तर में जाते हैं 23.5 डिग्री तो वहाँ पर कर्क रेखा पड़ रही है, इसी प्रकार दक्षिण में जाते हैं तो मकर रेखा पड़ रही है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वहीं पर स्थिति है भारत की, और वो 20 से होकर भारत की गुजरती है, और 8 राज्य जो है उनसे होकर भी गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। ट्रिक से अभी यदि आपको याद है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सी ट्रिक होती है इसकी, परंतु मैं यहाँ पर 8 राज्य जो है वो बता देता हूँ कौन कौन से। तो आपका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो ये सभी आपके राज्य हो जाएंगे, और इनके नाम पूछे इस प्रकार से जाते हैं कि इनमें से किसमें से जो है जो कर्क रेखा है वो होकर नहीं गुजरती है या गुजरती है। इस टाइप से प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न 2 की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया ऊपर उसमें मैंने बताया भी था। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका प्रशांत महासागर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि प्रशांत महासागर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है ये रेखा फैली हुई है, और ये भी बताया था कि 1884 में जो वॉशिंगटन है उसमें संपन्न एक सम्मेलन में जो है इस रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून या 23 सितंबर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 दिसंबर को। परंतु यही प्रश्न यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तब आप यहाँ पर 22 दिसंबर को ही टिक करेंगे। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है तो 22 दिसंबर ही आप टिक करेंगे। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। जो 22 दिसंबर है उसको सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो इसी स्थिति को हम शीत अयनांत के नाम से जो है वो जानते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है वो कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर जो है वो सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर जो है वो साल का सबसे छोटा दिन होता है और इसी दिन सूर्य अपने अधिकतम दक्षिणी बिंदु अर्थात कह सकते हैं जो मकर व्रत है उस पर पहुंचता है। और उत्तरी गोलार्ध के देश जो हैं उनमें दिन 10.5 घंटे और जो रात है वो 13.5 घंटे तक की जो है वो होती हैं। तो आप 10.5 और 13.5 को जोड़ लेंगे तो 13 और 10 आपका 23 होगा और आधा आधा यानी कि कुल 24 घंटे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है वो कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका 21 जून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन पूछा जाए तो 22 दिसंबर और सबसे बड़ा दिन पूछा जाए या सबसे लंबा दिन पूछा जाए तो आपका 21 जून जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 की तरफ कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो है वो कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा, 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या 21 अप्रैल। तो बात करें उत्तर की तो 21 जून आपका सही हो जाएगा। अभी ऊपर वाले प्रश्न में भी मैंने बताया, यहाँ पर जो है प्रश्न वही रिपीट हो गया है, केवल ऑप्शन जो है वो बदल दिए गए हैं, ऊपर नीचे कर दिए गए हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जबकि जो 22 दिसंबर है उसको दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है और वहाँ पर सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत जो है वो चमकता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि जो मकर रेखा है वो है, तो इन चारों में से कौन सी आपको बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका 23.5 डिग्री साउथ जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसको आप कर्क रेखा और दक्षिण में यदि बात करें तो 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा जो है वो कहते हैं। ये चीज़ मैंने ऊपर चित्र के माध्यम से भी बताई थी और इसी को हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं और इसी दिन दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन भी जो है वो होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेटम रेखा जो है वो क्या होती है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश जो है वो की जाती है, या आप कह सकते हैं कि डेटम रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की जो एल्टीट्यूड गहराई है अथवा जो ऊंचाई है वो जो है वो मापी जाती है। या इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जो डेटम रेखा है वह काल्पनिक रेखा जिसके सापेक्ष जो किसी वस्तु है उसकी एल्टीट्यूड गहराई अथवा ऊंचाई जो है वो मापी जाती है। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो होती है। और भी बहुत सी रेखाएं होती हैं, जैसे कि आपने मैकमोहन रेखा सुना है, भारत और चाइना के बीच है, किसके द्वारा खींची गई थी, तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा अंकित की गई थी। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है वो जो मार्टिमर डूरंड है उनके द्वारा 1896 में जो है वो स्थापित की गई थी। इसी प्रकार आपकी रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, काफ़ी बार पूछी जाती है, तो सर कायरल रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। तो ऐसी बहुत सी हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। तो 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो आपका गांधीनगर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कर्क रेखा है उनसे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है सभी मैंने ऊपर बता दिए थे, उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर टिक करना था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो स्थित है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या झारखंड। तो कर्क रेखा मैंने आपको बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। और इनके उत्तर में बात करें तो मणिपुर आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो स्थित है। इसीलिए आपको राज्य पता होना चाहिए कि आप ये पता लगा सकें कि उसके उत्तर में कौन कौन से राज्य आएंगे या दक्षिण में। अगला प्रश्न देखते हैं 12 कि किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा है, निर्धारित करने का आधार जो है वो होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो आपका देशांतर रेखा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऊपर हमने इसके बारे में डिटेल में भी बताया था। अगला प्रश्न 13 कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि ICT और जो ग्रीनविच मीन टाइम है यानी कि GMT, इसमें कितने समय का अंतर होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे का जो है वो आपका सही हो जाएगा। और भारत में स्टैंडर्ड टाइम के लिए इलाहाबाद ज़िले में जो स्थित नैनी है उसको जो है वो मानक जो समय का निर्धारण के लिए माना गया है, वो जो है वो आपको अवश्य पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम उत्तर पर खींची है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सही हो जाएगा। ऊपर मैंने बताया था 180 डिग्री करके सबसे पहला जो है वहाँ पर पॉइंट था। अगला देखते हैं प्रश्न 15 और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम वो प्रश्न पूछेंगे जो कि सभी वीडियो में हम पूछते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। और यही प्रश्न आपका एक और तरीके से पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो 4 ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका। आपको इससे पहले जो चैप्टर मैंने कराया था महाद्वीप वाला, उसमें ये सारी चीज़ें बताई भी थी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका अफ्रीका ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं जो है वो गुजरती हैं। चलिए पूछते हैं हम प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। उत्तरी ध्रुव पर ऑप्शन नंबर A, दक्षिणी ध्रुव पर ऑप्शन नंबर B, भूमध्य रेखा पर ऑप्शन नंबर C या कहीं नहीं ऑप्शन नंबर D। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम जो है इसके आगे का जो चैप्टर सौर मंडल है वो जो है दोपहर 3 बजे जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।